मैं यही कह रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मीडिया के ऊपर है या संस्थानों में दिख रहा है वैसा ज़मीन पर नहीं है। ज़मीन पर आज भी जो कॉन्स्टिट्यूशन की रियल फीलिंग है, प्यार मोहब्बत भाईचारे की, वो जिंदा है। बीजेपी ने ये हालत पैदा कर दी है सर, मतलब ग्रामीण एरिया में दूरवीकरण करने की कोशिश है। पहले शहरों तक सीमित आई है, अब वो गाँव में भी ये कोशिश करने की कोशिश करे। तो हम चाहते हैं ये अपने सद्भावना प्रेम बना रहे और देश के अंदर ऐसी नफरत नहीं फैलेगी। जो सरकार है हमारी, जो बीजेपी की सरकार है, सच पूछो तो इसने मतलब देश का ही बिल्कुल ही एक डीरेल कर दिया है। जैसे वो अग्निवीरों के बारे में लगा लो, मतलब देश के 4 साल में जी 4 साल के कार्यकाल में एक प्रमोशन भी नहीं हो सकती और इनके साथ है ना बेहुदा मजाक किया जा रहा है। पैर नहीं रहेगी, ओवर एज में होकर के आके शादी करवाएंगे तो वो बेचारे घर भी नहीं बसा सकेंगे, अपना घर नहीं चला सकेंगे, कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। एक्चुअली ये बात आती है कि प्रधानमंत्री का दूसरे देश में आज ये जज्बा है। आप ये बताइएगा, क्या मनमोहन सिंह का जज्बा नहीं था वहाँ पे? जीटी रोड बेल्ट जितनी भी है ना, देख लेना अगली बार सारे के सारे सीट कांग्रेस के आएंगे। क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ नाम है। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अच्छा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा कहाँ से बने? मैं मध्य प्रदेश से इस यात्रा का हिस्सा बना हूँ। मध्य प्रदेश से। तो कैसा अनुभव रहा है आपका? अनुभव बहुत अच्छा है। मेरा अनुभव ये कहता है कि जो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो बीजेपी IT सेल जो चलाती है माहौल, वैसा माहौल ज़मीन के ऊपर नहीं है। ज़मीन पर उसके विपरीत माहौल है। जिस प्रकार भाजपा दिखाती है कि सारा कुछ कम्युनल हो चुका है, सारा कुछ सेफ्रेनाइज हो चुका है, वैसा नहीं है। अगर बीजेपी की बातें सच होती या मीडिया की बातें सच होती तो हमें कोई सड़कों पर आने भी नहीं देता, क्योंकि हम बात लेकर चल रहे हैं मोहब्बत की, सेकुलरिज्म की, कॉन्स्टिट्यूशन की, रियल फीलिंग्स की, सोशल जस्टिस की। इन चीज़ों की बातें लेकर के हम इस यात्रा में चल रहे हैं। तो जनता हमारा समर्थन कर रही है, पूरी की पूरी जनता। फूल बिछा देते हैं लोग, फूल फेंकते हैं, तो ये मोहब्बत है लोगों की। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मीडिया के ऊपर है या संस्थानों में दिख रहा है वैसा ज़मीन पर नहीं है। ज़मीन पर आज भी जो कॉन्स्टिट्यूशन की रियल फीलिंग है, प्यार मोहब्बत भाईचारे की, वो जिंदा है। आप रोजाना कितने किलोमीटर ये यात्रा चलती है? रोज़ तकरीबन 30 किलोमीटर के करीब यात्रा चलती है। तो 30 किलोमीटर के बाद जहां आप रुकते हैं वहां आप लोगों से मिलते हैं, नए नए लोग आपको रोजाना इस यात्रा में मिलते होंगे। कोई किसी स्टेट से है, कोई किसी स्टेट से है, तो लोग आपके साथ क्या क्या अनुभव शेयर करते हैं? लोग अपने दर्द साझा करते हैं। आजकल जैसे हम रास्ते में भी देखते हैं, इतनी ठंड के बावजूद युवा बसों के ऊपर कपड़े उतार कर, टी-शर्ट उतार कर खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी अग्निपथ जैसी इस स्कीम का विरोध जता रहे हैं। उनको उम्मीद है कि जो ये यात्रा जा रही है, ये लोग हमारी बात सुनेंगे और हमारे मुद्दे भी उठाएंगे। ऐसे ही लोग महंगाई की भी चर्चा करते हैं। और लोगों के अंदर एक शंका ये है कि लोग सोचते हैं हम वोट तो दे देते हैं, वोट तो चलो हम बीजेपी के खिलाफ दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार उनका संस्थानों पे, चुनाव आयोग पे, सारी चीज़ों पे कब्जा है, उससे वो फिर वापस सत्ता में आ जाते हैं। तो ये यात्रा सब लोगों को एकजुट कर रही है कि हमें प्यार से ही सारी जंगें जीतनी होंगी। आप भी राहुल जी से इंस्पायर होके आपने भी राहुल जी जैसी एक टी शर्ट पहनी हुई है। आप भी शायद राहुल जी की तरह बिल्कुल पूरी तरीके से गर्मी महसूस कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी की बात अलग है, उनसे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। उनकी डाइट भी अलग है, एक्सरसाइज भी अलग करते हैं। लेकिन मैं किसान आंदोलन के समय से ही ऐसे रहता हूँ। किसान आंदोलन में मैं पूरा 1 साल था, तो वहाँ भी हमने सर्दी गर्मी धूप ऐसे ही झेली। और ये मैं इसलिए झेल रहा हूँ क्योंकि तो देश की बहुत सी अधिक आबादी के हालात ऐसे आ चुके हैं कि उनके पास पहनने को कपड़े नहीं, खाने को खाना नहीं। तो अगर हम वो दर्द खुद सहेंगे, वो ठंड खुद सहेंगे, तो हमें एहसास होगा कि देश के लोग, देश के गरीब तबका कैसा फील कर रहा है उस दर्द को सहकर। आप इस यात्रा में काफ़ी लंबे टाइम तक आप इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। अब आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो लोग अभी तक इस यात्रा का हिस्सा नहीं बने हैं, जिन्होंने अभी तक थोड़ा सा वक्त इस यात्रा में नहीं दिया है, उनको आप क्या पैगाम देंगे? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि 2 कदम जरूर चलिए इस यात्रा में। जिस प्रकार इतिहास के अंदर आज भी दांडी यात्रा या गांधी जी की यात्राओं को याद किया जाता है, उसी प्रकार जब ये वर्तमान इतिहास बनेगा तो इस यात्रा को भी उसी प्रकार से याद किया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक यात्रा होगी भारत की नई आज़ादी की। थैंक यू। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश चौधरी है। अच्छा, आप कहाँ से हैं?
मैं जोधपुर से हूँ सर, रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया का फार्मर हूँ और साथ में ग्राम पंचायत का सरपंच भी हूँ सर। अच्छा, आप ग्राम पंचायत के सरपंच भी हैं। हाँ यस सर। तो किस तरीके की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा है इन ऑन यात्रा में? नहीं, यात्रा के अलावा यहाँ यात्रा में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है सर। अभी क्या है, ये पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसी स्थिति है नहीं। हमारे गांव के अंदर हम हिंदू भी है, और मेरे गांव में ज़्यादातर हिंदू ही है, लेकिन अड़ोस पड़ोस गांव में मुस्लिम भी है। हम उनसे जैसे ट्रेडिंग करते हैं, काम पड़ता रहता है, लेकिन हमारे अंदर कभी ऐसी भावना आती नहीं है। हम ये सोचते ही नहीं है ना, हमने यात्रा में सोचा, सब साथ रहते, सब मोहब्बत रहते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, ऐसा बढ़ाना चाहते हैं, और इसका मेन रीज़न सर अशिक्षा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग शिक्षित नहीं है। जब लोग शिक्षित नहीं है तो वो मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज की एजुकेशन हालात ऐसी है कि लोगों को 12th तक ही कराया जाता है, उसी के अंदर नकल करके पास कराया जाता है, ताकि वो नेताओं की चमचागिरी कर सके, जैसा वो बोलते वैसा कर सके, तो उनको वो रास्ता भटका रहे। लेकिन एक्चुअल स्थिति ऐसी इंडिया की है नहीं सर, ठीक है। अब आज तो सर मतलब बीजेपी ने ये हालत पैदा कर दी है सर, मतलब ग्रामीण एरिया में ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। पहले शहरों तक सीमित था ये, अब वो गाँव में भी ये कोशिश करने की कोशिश करे। तो हम चाहते हैं ये अपने सद्भावना प्रेम बना रहे और देश के अंदर ऐसी नफरत नहीं फेंटे कि दंगे प्रसाद हो, ये हो वो, उससे क्या देश बहुत पीछे चला जाएगा। तो हम इसलिए राहुल जी के कदमों के साथ चल रहे हैं और उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि वो बहुत देश के लिए वोट देना, कांग्रेस गवर्नमेंट देना बात अलग है, लेकिन अभी हालात ये है किसी को वोट की जरूरत नहीं। राहुल जी कह रहे हैं सभी पार्टियां जो बीजेपी की आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी ने आरएसएस की आइडियोलॉजी सेट कर रही है। आज वो एमएलए एमपी मतलब यहाँ तक इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में भी वो आरएसएस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले बंदों को डाल रही है, ताकि वो अपने हर इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर सके। तो हम चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी को बराबर रहने का अधिकार है, सभी का समान हक है, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा सर, इन्होंने क्या है, जब से वो फार्मर प्रोटेक्ट कर रहे थे, फार्मर बिल वापस रिटर्न किया है, उसके बाद में इन्होंने क्या है, फार्मर को दूसरे तरीके से टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अग्निपथ के थ्रू। क्यों, उन्हें मालूम है कि आर्मी के अंदर, फौज के अंदर या कोई भी सिक्योरिटी फोर्स होती है, जैसे मान लो स्टेट लेवल पुलिस भी होती है, उनके अंदर किसान मजदूर गरीब उनका बच्चा जाता है, तो उन्हें मालूम है वो सर्विस करने के बाद उसको पेंशन मिलती है 25-30 हज़ार, तो वो अपना घर चलाता है। 15-20 साल सर्विस के बाद में वो अपना घर चलाता है, और गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो वो उसके अगेंस्ट में बोलता है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती। तो गवर्नमेंट उसी के लिए अभी से काम कर रही है कि उनको ऐसा कमज़ोर किया जाए कि उनकी पेंशन ही बंद कर दो। जब वो 4 साल बाद में आएगा तो वो अपनी रोजी रोटी के लिए ना दौड़ता रहेगा, ना कि गवर्नमेंट की गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा। तो वो उसका ये वेल प्लानेड स्कीम है कि अग्निवीर लगा के इनकी पेंशन स्कीम खत्म कर दो, ताकि किसान मजदूर का बच्चा आगे ही नहीं आए और आगे बढ़ नहीं से। और ये हमेशा सर कॉर्पोरेट जगत को फॉलो करते हैं। आज आप देख लो, इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स तो 35% था यूपीए की सरकार में, आज वो है ना 22% ला गया। तो इतना बड़ा बिग डैप है, अंडानी अंबानी या जो भी बड़े फर्म्स हैं, उनके बच्चे भूखे नहीं मर रहे ना। आम किसान आदमी को तो उन्होंने इनकम टैक्स में भी रिबेट नहीं दे रही, तो वो पैसा आखिर जो इन्होंने रिबेट कम की उसका पैसा ये क्या है, जीएसटी से वसूलते हैं। जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा देते हैं, तरह तरह के टैक्स लगा देते हैं, आम आदमी को परेशान करते हैं, तो ऐसे वसूलते हैं ये, तो वो पैसा उधर एडजस्ट करते हैं। इसलिए आम आदमी महंगाई से परेशान है। महंगाई इतनी बढ़ गई, जब मोदी जी खुद 2014 में बोल रहे हैं आप वोट डालने जाओ तो सिलेंडर देख के जाए, वो सिलेंडर उसमें 300-350 रुपये का था, आज वो 1200 रुपये का हो गया। कहीं कहीं स्टेट में किसी पे 1100 है, कहीं पे 1000 है। तो मतलब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दिन पे दिन हमारे को रोडों पे उठने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। मैं आज एक रूरल एरिया का सरपंच ले, लेकिन मेरे को मालूम है कितनी दिक्कतें आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। थैंक यू सर। ये हमारे साथ जोधपुर से हमारे एक साथी थे जो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, और इनकी हम बहुत सारी जो हमने इनकी बातें हमने सुनी हैं, इन्होंने अपना दर्द जिस तरीके से बयान किया है, ये भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा इसलिए बन रहे हैं कि भारत जुड़ जाए और नफ़रत किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाए। और ये एक गांव के सरपंच भी हैं, इन्होंने अपनी हमें जो बातें बताई हैं कि हम किस तरीके से तकलीफ़ों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम यही चाहेंगे कि मुल्क में अमन का और मोहब्बत का पैगाम लोगों तक जाए। तो इस वक्त दोस्तों हमारे साथ है रामपाल जी, जो झज्जर से हैं, और ये भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। तो इनसे जानेंगे कि किस प्रकार का असर ये भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में देख रहे हैं, और क्या लक्ष्य, क्या मकसद इस भारत जोड़ो यात्रा का है। सबसे पहले तो रामलाल जी, स्वागत है सर आपका। और अब आप ये बताएं कि कब से आप इस यात्रा में शामिल हुए और क्या आपको हरियाणा में इसका असर होता हुआ नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल जी जो कर रहे हैं, ये मतलब भारत जोड़ो एक मतलब नफरत छोड़ो एक यात्रा है, और इसका एक बहुत बड़ा मकसद है आपस में एक भाईचारा, धर्म, जाति को जोड़ के चल रहा है और देश के एक विकास के लिए एक
मतलब वो हो रहा है। और दूसरी बात यदि हरियाणा में है, हरियाणा में मैं पानीपत से जुड़ा हुआ हूँ और शुरू से ही चलता आ रहा हूँ इस यात्रा के साथ। और बहुत ही वो दूसरी जो अभी जो सरकार है हमारी, जो बीजेपी की सरकार है, सच पूछो तो इसने मतलब देश का ही बिल्कुल ही एक डीरेल कर दिया है। जैसे वो अग्निवीरों के बारे में लगा लो, मतलब देश के युवाओं का बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी मतलब इतनी फैलती जा रही कि बहुत ज़्यादा। भ्रष्टाचार भी मतलब चरम सीमा पे है। कहीं पे भी दफ्तरों में देख लो, उधर ही भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। हरियाणा में भी चाहे हमारा मतलब सीएम साहब लगा लो अभी है, उसका भी ऐसा कोई भी है सूखे मतलब दावे ही दावे कर रहा है, बाकी धरातल पर कोई भी चीज़ नहीं हो रही। तो इसका क्या असर आप हरियाणा में देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में? इसका जी बहुत ही ज़बरदस्त इसका असर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। हर मतलब जनता में एक इतना एक मतलब तालमेल और जनता में एक बदलाव की भावना आ रही है। और देश में एक बहुत बड़े बदलाव की एक लहर मतलब आ रही है और इसका बहुत बड़ा वो। जो एक बात बार बार कही जाती है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से नफरत को मिटाने की कोशिश है, तो उसमें कितनी कामयाबी आपके हिसाब से मिली? उसमें जी बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो किसान हुआ, मजदूर हुआ, जो अपने आप को एक ऐसा महसूस हो रहे हैं, बेरोजगार हैं या और है, तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा एक उम्मीद जग रही है कि हाँ एक आने वाला जो टाइम है वो एक बहुत ही एक बदलाव का। मतलब जो नफरत थी वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जी, 100%। और अग्निवीर के ऊपर कोई बात? अग्निवीर का भी जी ये युवाओं के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब ये बोल रहे हैं कि हम मतलब उनको रोजगार देंगे, जैसे कि मैं अपने हरियाणा गवर्नमेंट के बारे में बता रहा हूँ। हमारे एक्स सर्विसमैन भी कितने जो कि जिनको कोई वो नहीं, कोई गार्ड के लिए ड्यूटी मतलब वो कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप लगा रहा है, उनको क्या रोजगार दे दिया, क्या सम्मान दे दिया। बहुत से ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जो कि दोबारा कुछ लगे हुए हैं, उनको भी है ना कहीं का डिस्ट्रिक्ट कहीं, कहीं का कहीं, ऐसा वो कर रखा है। और अग्निवीरों का तो मैं बोल रहा हूँ नौजवानों के लिए एक उनके बहुत बड़ा खिलवाड़ है उनके लिए। वो 4 साल के बाद वो क्या करेंगे ये बताइए। तो जिस प्रकार से इसमें देशभक्ति की भी भावना भी है ना, उनमें भी वो कम आएगी, क्योंकि उनको पता है युवाओं को अभी मेरा 4 साल के बाद क्या भविष्य होगा या नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मतलब इसका एक गलत असर भारत की जनता के ऊपर भी पड़ेगा अग्निवीर का? अग्निवीर का पक्का जी। तो आपने बताया कि देशभक्ति की जो भावना है वो उस प्रकार से युवाओं के अंदर नहीं रहेगी और इसका एक गलत मैसेज युवाओं के अंदर गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब पहले सेना के अंदर भर्तियां होती थी, करीब 1 साल के लिए उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती थी और वो देश के लिए शहीद होने का एक जज्बा लेकर सेना के अंदर जाते थे। लेकिन अब अग्निवीर एक केवल 4 साल के लिए जो एक सेना की जो युवाओं के साथ बेहुदा मजाक है जी, युवाओं के साथ बेहुदा मजाक है। इसका जी गलत इस्तेमाल भी होगा, क्योंकि जो अग्निवीर है एक तो पहले भी वो बिल्कुल फिजिकली मतलब मजबूत लड़के हैं, उनको ट्रेनिंग मिलेगी और इनको रोजगार नहीं होगा तो वे अपने मार्ग से भी भटक सकते हैं, क्योंकि वे वेपन ट्रेनिंग के भी माहिर हो जाते हैं। और वैसे भी यदि उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका पथ भी मतलब एक अलग लाइन भी वो चल सकते हैं वे। हाँ, इतना मिलिट्री का चार्ज संभालेंगे 4 साल में जी, 4 साल के कार्यकाल में एक प्रमोशन भी नहीं हो सकती और इनके साथ है ना बेहुदा मजाक किया जा रहा है। फिर 4 साल के बाद इनको रिटायर कर देंगे। अगर ये नौजवानों को अगर रोजगार देते तो फिर इनको कैसे रोजगार देंगे, कहाँ से लाएंगे रोजगार? अब रोजगार नहीं है। पहले ये कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे और ये बार बार है ना इसी के लिए जाने जा रहे हैं। और बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, हरियाणा सरकार में कुछ भी नहीं है। पहले दिखावे थे अब 2 करोड़ रोजगार देंगे और 15 लाख रुपये खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आए नहीं, पर सबको रुला जरूर दिया इन्होंने। साहब ये जो अग्निवीर योजना इन्होंने चलाई है, इसमें तो उन बच्चों का भविष्य ख़त्म कर दिया है। पहली तो बात है हमारे नौजवान जो हमारे 80,000 कर्मचारी जो मिलिट्री में जाते थे प्रति साल के, उनका क्या होता था कि उनको 2-2, 2.5 साल ट्रेनिंग दी जाती थी, पक्का किया जाता था, फिर बॉर्डरों पे भेजा जाता था। अब 1-6 महीने की ट्रेनिंग दे करके उनको अंधाधुन भेज देंगे, उनको क्या पता है वहाँ वो बेचारे मरने का ही काम करेंगे और क्या है। उसके अलावा जो बच के आ जाएंगे, पहली तो बात है वो शादी के लायक नहीं रहेंगे। ओवर एज में होकर के आके शादी करवाएंगे तो वो बेचारे घर भी नहीं बसा सकेंगे, अपना घर नहीं चला सकेंगे, कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो खिलवाड़ है जनता के साथ। 2 करोड़ प्रति साल की नौकरी कही थी, वो कहाँ है? आज 18 करोड़ की आबादी जो है, वो ही 18 करोड़ की आबादी आज सड़कों पे धक्के खा रही है।
मोदी के खिलाफ। उसके अलावा इन्होंने कहा था 15-15 लाख देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम के 15 पैसे नहीं आए किसी के खाते में। फिर इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम हिंदुस्तान के अंदर 100 सम्राट सिटी ले आएंगे। कहाँ है? फिर इन्होंने कहा था हर हाथ को हम साथ देंगे, सबको रोजगार देंगे। कहाँ है सब? ये तो इन्होंने देश का सर्वनाश कर दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अगर आप देखें कि हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन चीन द्वारा 2000 स्क्वायर किलोमीटर उसको कब्जा कर लिया गया, बंकर बना दिए गए हैं, हाईवे बना दिए गए हैं, सड़कें बना दी गई, गांव बसा दिए गए हैं। नेपाल के अंदर काले पानी की 27 विधानसभाओं की ज़मीन दबा ली गई है, 3 लोकसभाओं की ज़मीन दबा ली गई है काले पानी वाली। तो काला वो नेपाल कहता है कि आप मेरे साथ युद्ध कर लो और छटवा लो। कहाँ गई वो लाल आँख? अगर लाल आँख देखनी है, मेरे से पूछा जाए कि लाल आँख थी न्योले की, लाल आँख थी गिद्दड़ की। एक लाल आँख वाला और जानवर है, 3 मैं कहूँ तो बम बन जाएगा। तो लेकिन इंसान की लाल आँख नहीं है। इंसान की आँख जैसे बनाई आप लोगों के सामने, देश के सामने है। इसने किया क्या है? रेलवे बेच दो, स्टेशन बेच दो, रूट बेच दो और हाईवे बेच दो, दिल्ली का लाल किला बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, एयर इंडिया बेच दो, LIC बेच दो, BSNL बेच दो, जितने समुद्र के साथ बंदरगाह लगे हैं वो बेच दो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दो, हिंदुस्तान गैस बेच दो, भारत पेट्रोलियम बेच दो, भारत गैस बेच दो और पुलिस आदि प्राइवेट कर दो, पुलिस आदि प्राइवेट कर दो, बिजली विभाग बेच दो, उसको प्राइवेट कर दो। क्या कर रहा है ये जो जायदाद जो देश को बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, राजीव गांधी ने, सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जो इतने इतने नेता आए हैं उन्होंने बनाया था, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है, बेचने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा ये पत्रकारों को सही सवाल का जवाब नहीं देते लोग राजनीतिक। अगर सही सवाल का जवाब मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो ये 5 किलो अनाज वाली योजना चलाई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से गरीबों को 35 किलो राशन दिया जाता था, 10 लीटर डीजल मिट्टी का तेल दिया जाता था। तो वो क्या हुआ है आज? तो 5 किलो नाज, मेरा सुन लो साहब, वो 5 किलो नाज जो है उसके ऊपर जनता को सीमित कर दिया 5 किलो दिखा करके कि भाई तुम मेरे को वोट देते रहो। वो नाज किसका है? भारत सरकार का संविधान था, कानून था कि जो किसान की फसल होगी वो 6% सरकार खरीदारी करेगी। उसका इकट्ठा होकर के 2013 का रिकॉर्ड देखा जाए कि 10 साल का अनाज इतना इकट्ठा हो गया था कि 10 साल के अंदर अगर भयंकर काल पड़ जाए तो हिंदुस्तान की जनता उससे खाना बना सकती है। वो जब खराब होता गया है वो उसको समुद्र में डालने का काम किया गया। राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया कि गरीब की जनता भूखी मर रही है और आप समुद्र में डाल रहे हो। फिर इन्होंने कर दिया कि 5 किलो प्रधानमंत्री राहत कोष का दिया जाएगा। ये अपना बेचे ना। जिस दिन से 2014 से सरकार कांग्रेस की बीजेपी की आई है, 2014 से लेकर के इन्होंने किसानों का 1 किलो राशन भी खरीदा है। जिस दिन ये राशन खत्म हो जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे? ये राशन तो कांग्रेस का दिया जा रहा है, नाम बीजेपी का किया जा रहा है। कितना अंधा कानून, कितनी अंधी जनता को अंधा बनाया हुआ है। निष्कर्ष ये साथ है ना जी, बेहुदा मजाक किया जा रहा है। हर मांग है ना रोड पे बैठ के मनवानी पड़ रही है। और देखो खेतों में से पानी नहीं निकाला जा रहा और फसल के उचित दाम नहीं दिए जा रहे। अब की बार जीरी की फसल की जो इन्होंने की है, लोगों की फसल, तो उसमें है ना मंडी में भीगी और उचित दाम नहीं दिए। भाई बाद में दिए जाएंगे, रेट निकाले जाएंगे। गन्ने की फसल के रेट नहीं दिए जा रहे। और प्रदेश DNT डिपार्टमेंट का वाइस चेयरमैन हूँ, कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि मैं जितेंद्र नरवाल पानीपत से नौलथा,
एक्चुअली ये बात आती है कि प्रधानमंत्री का दूसरे देश में आज ये जज्बा है। आप ये बताइएगा, क्या मनमोहन सिंह का जज्बा नहीं था वहाँ पे? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वह अर्थशास्त्री थे, क्या उनकी वहाँ पे वैल्यू नहीं थी? क्या वो एक पिछवाड़े के आदमी थे? आज ये बोला जाता कि मोदी की वहाँ पे वैल्यू है, मोदी का नाम चलता है। इंडिया का नाम कब हर टाइम चला है इंडिया का नाम। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, वो ये नहीं है कि वो भारत जोड़ो यात्रा है, वो हर एक वर्ग को लेके आप सड़कों पे देख सकते हैं। और आप तो पत्रकार हैं और आप सत्य के प्रतीक हैं। अब हम आपसे सिर्फ एक ही बात करते हैं, मैं राहुल गांधी से खुद मिला हूँ, 7 तारीख को मैं राहुल गांधी से खुद मिला हूँ। और मिलके जो वहाँ पे मान सम्मान हम लोगों ने देखा है। और राहुल गांधी, एक बात देखो, वो एक तपस्या ही तो कर रहा है। कौन है इतने साई ठाट लेके और आज सड़कों पे चल रहा है? आप किसी तरीके महंगाई को ले लो, बेरोजगारी को ले लो, शिक्षा को ले लो, किस चीज़ में हम लोग आज अच्छी तरह सेटलमेंट मान ले अपनी? क्या कुछ सोच रहे हैं हम लोग? युवा है, आप किस चीज़, युवा की बात आती है, अग्निवीर योजना की बात मैं बता देता हूँ आपको। अग्निवीर योजना क्या है? एज ए कॉन्ट्रैक्ट एक यंग जो बच्चे हैं, सुबह 4 बजे उठ के, जो अब जिनके सपने सिर्फ एक ही होते हैं, भारतीय सेना में देशभक्ति को जज्बा रखना और भारतीय देश सेवा में अपना कार्यरत रहना। लेकिन आज हो क्या रहा है? उनके माता पिता सिर्फ क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा फौज में जाएगा, लेकिन वो फौज कहाँ है? जो फौज तो, और सबसे बड़ी बात ये है, बोलते हैं कांग्रेस ने किया गया। आज मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दे जाता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आज का जो कुछ भी है तो वो सिर्फ कांग्रेस ने दिया है। 70 साल में कांग्रेस ने ही दिया है। कभी कोई ये पूछ, आप ये देख लो 2014 से लेकर आज तक हुआ क्या है? हमारे हरियाणा के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना अभी तक, कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। जो हुड्डा साहब ने दी थी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, आज भी वो जिस तरह से उनका, अगर आने वाली सरकार उन्हीं की है, मैं आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मेडिकल कॉलेज हरियाणा में दिए, जो फैसिलिटी हरियाणा को दी, जो सड़कें हरियाणा को दी, जो शिक्षा हरियाणा को दी, वो खट्टर सरकार ने खटारा बना दिया। हमारे मैं ये पूछना चाहता हूँ, 4 साल की जो नौकरी मिल रही है, 4 साल की जो नौकरी मिल रही है, उतने पैसे ना माँ बाप और डिवीजन पे फीसा भी लगा देते हैं, कहाँ ये तरक्की दे देंगे? दूसरी बात ये कहते हैं कि हम अनाज देते हैं, 5 किलो अनाज की बदले 670 रुपया तक कल सिलेंडर में निकाल लेते हैं। राम राम जी, मैं बलदेव नगर रोजी शर्मा बोल रही हूँ। कांग्रेस के टाइम में हमारे बच्चे सुबह उठ कर दूध पीते थे, चाय पीते थे, अब चिट्टा पी रहे हैं, स्मैक खा रहे हैं, ये सब मोदी का। तो ये बहुत ही एक संवेदनशील सवाल है। जिस प्रकार से युवाओं के अंदर नशे का रेशो बढ़ रहा है, उसको लेकर आंटी ने सवाल किया है। ठीक, 1 मिनट सर। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रामफल मलिक, कहाँ से? करनाल से। तो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा कहाँ से बने हुए हैं आप? मैं पानीपत से। पानीपत से। अच्छा, तो कैसा अनुभव रहा है? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। भारत जोड़ो यात्रा जो है, आम पब्लिक को जो है जोड़ने के लिए, ये जो राजनीति आज चल रही है भेदभाव वाली, उसको जोड़ने के लिए ये बहुत ही कामयाब है। और इसमें हर कौम का, हर जाति का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जुड़ रहे हैं आपस में, सब भाई भाई, कोई किसी में भेदभाव नहीं है। आगे भी जाऊंगा जहां तक जाएगी। इस यात्रा का मकसद है आपस में जो सरकार ने, जो बीजेपी ने जो ये भेदभाव की जो नीति अपनाई थी, उसको ख़त्म करने के ये है। और जो देश के अंदर इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान तंग है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, बिजनेसमैन भी तंग है, किसान भी तंग है। हमारे इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पता नहीं कितने वीरों ने, कितने नेताओं ने जान दी और जेलें काटी, शहीद हुए, और आज इस देश की ये दशा है। इसको सुधारने के लिए राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा जो कि आज तक किसी ने नहीं की, राहुल गांधी ने जो बहुत ही अच्छा किया, जो आज ये दुनिया सारी एक हो रही है, सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिखाई, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। और भेदभाव की राजनीति नहीं चाहिए। मैं
हमें तो भाईचारा चाहिए, इस देश का बंटवारा नहीं चाहिए। जी, ये हमारे साथ थे और इन्होंने हमें बताया कि मुल्क में नफरत की राजनीति नहीं चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ जोड़कर ये चलना चाहते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि ये यात्रा जिस तरीके से चल रही है इसी तरीके से सक्सेसफुल होकर चलती रहे। ठीक है जी, शुक्रिया। आदाब सर, आज हम मौजूद हैं अम्बाला में भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा आज से 120 दिन पहले कन्याकुमारी से शुरू की थी, वो आज जो है अम्बाला पहुंच चुकी है और यहां से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं और उनके नेता आज यहां मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के रादौर से मौजूदा विधायक बिशन लाल सैनी जी। हम उनसे बात करेंगे। उनसे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही कामयाब और बहुत ही राहुल गांधी की एक सराहनीय यात्रा रही है, जिसका देश को भी फायदा होगा और कांग्रेस को भी फायदा होगा। आपको क्या लगता है सर कि इसकी यात्रा की वजह से हरियाणा की राजनीति के में, खासकर आप हरियाणा से, तो हरियाणा की राजनीति पे कितना असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में? इस पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो जीटी रोड बेल्ट जितनी भी है ना, देख लेना अगली बार सारी की सारी सीट कांग्रेस की आएंगी। अच्छा, कांग्रेस जो है हरियाणा में 2024 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगी? हुड्डा साहब के नेतृत्व में। हाँ, जो गुटबाजी है हरियाणा कांग्रेस में, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो गुटबाजी जो है खत्म हो रही है और तमाम कांग्रेसी नेता एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो रहे हैं? अब कोई गुटबाजी नहीं है, किसी किस्म की कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी कांग्रेस के नेता के अंदर या किसी कार्यकर्ता के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। सब के सब कांग्रेस के झंडे के नीचे श्रीमान हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सीएम का चेहरा कौन होगा हरियाणा में? हुड्डा साहब ही होंगे। हुड्डा साहब। हाँ, ठीक है सर, शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। तो दोस्तों, अब हमारे साथ हैं अमरदीप जी, जो हरियाणा पीसीसी के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इनके साथ हमारी 3-4 मिनट की जो बातचीत हुई और किसी टेक्निकल इशू की वजह से हम इनकी आवाज़ आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन जो बातचीत हुई है, इस बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि इस भारत जोड़ो यात्रा से किस प्रकार से नफ़रत का जो एक माहौल देश के अंदर है उसको ख़त्म किया जा रहा है और किस इस यात्रा का जो असर है आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है 2024 में और उसके अलावा हरियाणा के जो इलेक्शन है विधानसभा के 2024 के, उनमें किस प्रकार से इस यात्रा का प्रभाव आपको दिखाई देगा। और इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और किसी भी प्रकार का कोई अब जो नेताएं हैं या कार्यकर्ता हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं रहा। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि जो टेक्निकल इशू हुआ है, जो इनकी आवाज़ आप तक नहीं हम पहुंचा पाए, लेकिन इन्होंने जो बातें कही वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद।